ये वीडियो मई 2020 को आचार्य मनीष जी के फेसबुक एंड यूट्यूब पेज पर डाली गई, जिसके बाद उनका पूरा फेसबुक और यूट्यूब का अकाउंट डिलीट कर दिया गया। जो बातें उन्होंने मई 2020 में बताई थी, वह सभी बातें आज सत्य साबित हो रही हैं कि कैसे चाइना ने WHO के साथ मिलकर भारत की इकोनॉमी को खराब करने का षड्यंत्र रचा। तो आप भी देखिए। नमस्कार, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि आप और मेरा सांस लेना जरूरी है। अगर आप पूरा कोरोना वायरस का खेल, कॉन्स्पिरेसी, पूरी पिक्चर थिएटर में बैठ के देखना चाहते हो, उस तरह की ये वीडियो है जिसमें मैं ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा जो आपको भी नहीं पता होंगे ये खेल कैसे खेला जा रहा है या कैसे इसको आगे भी खेला जाएगा। शुरुआत करते हैं वुहान से। वुहान में दिसंबर 2019 में पहला केस आया कोरोना वायरस का। डॉक्टर ली वेन लियांग, जिसने इसका सबसे पहले नाम बताया, बाद में उसको जेल में डाल दिया गया, बाद में उसको बताया गया कोरोना वायरस से मर गया, लेकिन जिसने उसको गोली मार के मारा उसकी वीडियो सामने आई, उसकी न्यूज सामने आई। मतलब शुरू से ये पिक्चर है कॉन्स्पिरेसी, सस्पेंस, थ्रिलर सबसे भरी हुई है। तो मैं पूरी थ्योरी, पूरा सस्पेंस और पूरा खेल, जिसमें WHO भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है और बहुत सारे देशों के बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति और बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां जुड़ी हुई हैं। आपने देखा कि सब कुछ एक पिक्चर की तरह शुरू हुआ। मैं पूरी पिक्चर में आपको कुछ हल्का सा याद कराता हूं। शुरुआत में वुहान की मार्केट के वीडियो वायरल हुए, कुछ वीडियो वायरल हुए सुंदर सुंदर लड़कियों के। कोई चाइनीज लड़की सूप पी रही थी चमगादड़ का, कोई सांप का सूप पी रहा था, कोई कान खजूरा खा रहा था, कोई इसी तरह से मार्केट में घूम रहा था। काफी सारी वीडियो वायरल हुई। उसके बाद वुहान की फूड मार्केट की वीडियो तो बहुत वायरल हुई और ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हुई कि वहां पे कोई लड़का कच्चा मेंढक खा रहा है, कोई वहां पे कुत्ते को भून के खा रहा है। ये आप खुद सोचिए, चाइना जैसा देश जहां पे यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, वहां पे दुनिया में कोई भी खबर वहां से बाहर नहीं आ सकती। ये वीडियो क्यों आई? ये सब एक गेम है। अभी आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। फिर 16 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुई। चीन ने 9,16,000 सूअर जला दिए। फिर एक वीडियो आई कि चीन में बत्तखों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया, कई और तरह के जानवरों को जिंदा गाड़ दिया गया। फिर कुछ ऐसी वीडियो आई, वुहान में मीट इंडस्ट्री बंद हो गई और वहां पर अब हरी सब्जियां उगाने का आदेश मिला। फिर ऐसी वीडियोस आई, ऐसी न्यूज आई, इतने लोग हो गए, इतने पेशेंट हो गए। थर्मल स्कैनिंग की पिक्चर्स आई, पीपी किट के अंदर लोग बैठ के खड़े होकर किसी को पकड़ते थे, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते थे, वो वीडियो वायरल हुई। कुछ रोती हुई नर्सों की वीडियो वायरल हुई। ये सब कुछ एक पिक्चर की स्टोरी है। अभी सुनते जाओ, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर सुनते जाओ। फिर धीरे धीरे वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया और चाइना के कुछ और एरियाज को भी लॉकडाउन करके वायरस की न्यूज जो चीन चाहता था सिर्फ वही खबरें बाहर आती थी। ध्यान से सुनो। जनवरी में भारत में भी एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी गई, जबकि उस टाइम भी सबको पता है कि जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होता है तो 70 से 80% लोगों को तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम ही नहीं आते, बुखार तक नहीं चढ़ता, तो थर्मल स्कैनर क्या करेगा। लेकिन चलो, ये पूरे विश्व के हर एयरपोर्ट पे शुरू हो गई। भारत को भी शामिल कर लिया गया क्योंकि भारत भी बहुत बड़ी आबादी का एक क्षेत्र है। फिर 80% लोगों को सिम्टम नहीं आते, 10% लोगों को माइल्ड सिम्टम आते हैं, 5% लोगों को बुखार चढ़ता है या खांसी होती है, गला खराब होता है, तो उन्हीं को थर्मल स्कैनर में पकड़ सकते थे आप। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी लोग एंटर करना शुरू हो गए। फिर चीन के केस आए, फिर धीरे धीरे और जगह के केस आए और कोरोना नाम का हथियार जो कोरोना के नाम से मार्केटिंग के लिए तैयार हुआ, उसका खेल शुरू हो गया। ऐसे ही कुछ खेल स्वाइन फ्लू, मर्स, सार्स, एवियन फ्लू, इबोला, जीका के टाइम पे भी खेले गए। अब स्टोरी में ट्विस्ट लेके आते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, मैं आपको कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े बताने लगा हूं। विश्व की कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बोल रहा हूं मैं। जॉनसन एंड जॉनसन 19 लाख करोड़ की कंपनी है। नोवाल्टिस 16 लाख करोड़, मर्क 11 लाख करोड़ और नोवोडिस्क
9.5 लाख करोड़ की कंपनी है। अब मैं कुछ भारतीय कंपनियों की फिगर भी बता देता हूं। सन फार्मा 1.5 लाख करोड़, डॉक्टर रेड्डी 60,000 करोड़, ल्यूपिन 80,000 करोड़, ऑरबिंदो फार्मा 49,000 करोड़, टोरेंट फार्मा 41,000 करोड़, सिप्ला 50,000 करोड़, डिविस लैब 61,000 करोड़। ये कुछ ऐसी फिगर्स मैंने आपको बताई। हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का दवाई कंपनियों के कारोबार हैं, इसको जिंदा रखना होता है। कुछ कंपनियां जो वैक्सीन बनाती हैं उनकी फिगर्स अलग हैं। प्लस मैं आपको 2015 की एक चौंकाने वाली खबर दिखा रहा हूं। 2015 में दुनिया का एक बहुत बड़ा विलय हुआ था। वो विलय था फाइजर और एलर्जन के बीच में। फाइजर कंपनी 14 लाख करोड़ की है, एलर्जन 8 लाख करोड़ की है। इन दोनों का मर्जर हुआ था और इनके मर्जर में क्या लाइन लिखी हुई है इस न्यूज़पेपर में कि विलय करने के बाद हम 3 मुख्य काम करेंगे। नई शोध करेंगे, नए एंटीबायोटिक और नए एंटीवायरल डेवलप करेंगे, खोजे करेंगे, नई दवाएं बनाएंगे, वायरसों पे काम करेंगे, दवाओं के विकास पे हम काम करेंगे। और इन दोनों को उस टाइम पे जो वैल्यूएशन मिली वो 24 लाख करोड़ की मिली। दुनिया में तीसरा बड़ा मर्जर था ये। 1999 में पहले वोडाफोन और एयरटच का था 13 लाख करोड़ का, 2000 में टाइम वार्नर और एओएल का था 12 लाख करोड़ का, और 2015 में फाइजर और एलर्जन का ये 22 लाख करोड़ का मर्जर था। मैं जस्ट आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि कैसे हजारों लाखों करोड़ का ये धंधा है। अभी इस धंधे में आगे बढ़ते हैं, आपको आपकी भूमिका भी पता लग जाएगी, WHO की भूमिका भी पता लग जाएगी, और चीन और अमेरिका क्या करते हैं वो भी पता लग जाएगा। एक वायरस जब 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने से मर सकता है तो क्या हमारा शरीर उसको नहीं मार सकता? जब कुत्ते, बिल्ली, बंदर, शेर खुद अपनी बॉडी को हील करने की टेक्निक जानते हैं, बॉडी के अंदर के अपने वायरस बैक्टीरिया को मारना जानते हैं, तो क्या हम इंसान नहीं जानते हैं? लेकिन हमें इस गेम का एक मोहरा बनाया गया। सबसे पहले WHO को चीन ने इंफॉर्मेशन दी कि ये वायरस पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। फिर WHO ने भी मोहर लगा दी, फिर कहा फैलता है, फिर बोला इंसान से जानवरों में नहीं फैलता। लेकिन मार्च में हमने सुना शेर को भी हो गया, कुत्तों को भी हो गया, 2 बिल्लियों को भी हो गया। अब 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चाइना की रिसर्च में यह बोला गया कि ये स्टूल से, फीकल मैटर से भी फैलता है, और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई 9 मार्च के, और 26 मार्च को भारत के टीवी चैनलों पर अमिताभ बच्चन जी को पेश कर दिया गया कि आप बताओ जी, खुले में शौच नहीं करना क्योंकि मक्खी बैठेगी, वहां से भी वायरस फैलता है। मतलब ये हमें डराने का इस पूरी पिक्चर, अभी स्टोरी बाकी है। ये स्टोरी के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। फिर उसके बाद 8 मई को नई न्यूज आ गई कि स्पर्म्स के थ्रू भी वायरस फैलता है। ये आम आदमियों के लिए तो चौंकाने वाली खबर है। टॉयलेट करेंगे तो भी वायरस चला जाएगा। अभी तक तो छींकने और खांसने से फैल रहा था, मास्क लगा लिया। आपको ये सारी एक साजिश के तहत चीजें बाहर आती हैं। अब मैं आपको आगे का खेल बताता हूं। जिसने भी वायरोलॉजी पढ़ी होती है, बैक्टीरिया के बारे में जानता है, डॉक्टर्स लोग जानते हैं, उनको तो इसके बारे में मालूम है कि सारे वायरस ऐसे ही होते हैं। वो फीकल मैटर से, स्पर्म्स के थ्रू, खांसी के थ्रू, छींकने से, खांसने से फैलते हैं। हजारों साल पहले आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने तब बोल दिया था कोनी पे छींको, जम्भाई मत लो, खाना अकेले में खाओ, टेंशनों मत खाओ। यानी कि हमारे आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले लिखा हुआ है। लेकिन अब साइंस रिसर्च करती है, हाथ धोने चाहिए, खाना ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए। अब इस खेल में जो सबसे बड़ा खलनायक है अभी तक चीन है। 2009 में भी स्वाइन फ्लू फैला था, उस टाइम पे ये खेल अमेरिका ने खेला था। आज इस खेल की चाबियां, इस खेल का सारा कंट्रोल चाइना के हाथ में है। तब अमेरिका था, अब चाइना है। बीच में कोई ना कोई और देश भी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, WHO के चीफ गेब्रेसिस ने दिया पूरा साथ इस चीन जैसे धूर्त देश का। मैंने 6 अप्रैल 2020 को एक वीडियो मेरे YouTube पे और फेसबुक पे भी डाली, आप चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने WHO के गेब्रेसिस और चीन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। उसमें जी न्यूज, ABP न्यूज जो उन्होंने खुलासे किए थे वो भी मैंने उसमें यूज किए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी,
उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोस YouTube पे डाली जो डिलीट कर दी गई, क्योंकि कंप्लेंट करो YouTube पे कोई भी डॉक्टर कर देता है तो डिलीट कर देते हैं। और एलोपैथी वालों को ही सबसे बड़ा खतरा है इस टाइम पे, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके सच खुल रहे हैं। राजीव दीक्षित जी ने भी कई साल पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं। विरोध ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में 6 लाख मुर्गियों को मार डाला। क्या तर्क है? एवियन फ्लू होगा। हुआ है किसी को? लगभग 15 दिन हो गए हैं, मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूं कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताइए। कहीं नहीं आया। फिर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला किस आधार पर? कि उनसे वायरस फैल सकता। फैला तो नहीं है, फैल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं, क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है, जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। और इसी कुतर्क के आधार पर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला बेदर्दी के साथ। तो राजीव दीक्षित जी की बातें सुनिए आपने। अब फिर खेल को आगे बढ़ाते हैं और इस पिक्चर को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। बीच में कुछ खबरें आई कि ईरान के अंदर, फिर ईरान को सेंटर पॉइंट बनाया गया। ईरान के अंदर बुजुर्गों को हॉस्पिटल में शामिल नहीं किया जा रहा था कि आप और डर गए। हाँ भैया, मैं भी डर गया। कहने का मतलब ये डर का कारोबार कैसे आगे बढ़ रहा है। उस टाइम पे बूढ़ों की भर्ती बंद कर दी गई, जवानों को लिया जाएगा क्योंकि वो बच सकेंगे, बूढ़ों को घर छोड़ दिया गया। फिर धीरे धीरे ईरान से सुई घूमते घूमते जर्मनी में पहुंच गई, फिर स्पेन को टारगेट किया गया, फिर स्पेन के कुछ वीडियो वायरल हुए, फिर उसके बाद अमेरिका आ गया मेन टारगेट। अमेरिका में बार बार न्यूज आ रही है वेंटिलेटर की कमी, पीपी किट खत्म, नर्सें रो रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं। फिर बीच में ईरान की फिर वीडियोज आई कि कुछ मुर्दों को मौतें ज्यादा हुई या दिखाई कम जा रही हैं, जबकि दिसंबर और जनवरी में चीन पूरे विश्व से पीपी किट, मास्क का आयात कर चुका था, क्योंकि वहां वायरस पहले फैला था, लेकिन पूरे बाकी मुल्कों में इसकी कमी हो गई। ये तो शुक्र है भारतीयों का दिमाग बिल्कुल अलग चलता है। आज भारत कितनी अच्छी पीपी किट बना रहा है, मास्क बना रहा है, सैनिटाइजर बना रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको फिर बताता हूं, फिर चीन ने पूरे विश्व की पीपीई किट और मास्क इकट्ठे कर लिए। अब जब ईरान को जरूरत पड़ी, भारत को जरूरत पड़ी, तो उसने महंगे दामों पे घटिया क्वालिटी की पीपीई किट भेजी। तो जानी कि अभी तक भी सारी खेल चाइना पे ही घूम रहा है। 15 मार्च 2020 को एक जर्नल चाइना ने पब्लिश किया था कि 90% लोगों को हमने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको TCM बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से ठीक किया। और 24 मार्च 2020 को ये वहां के चाइना डेली न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी हुआ। और मैंने 17 अप्रैल को एक वीडियो बनाई थी मेरे फेसबुक पेज पे, आज भी पड़ी है। यूट्यूब से डिलीट कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मेरी भी डिलीट हुई हैं, और भी कई लोगों की, डॉक्टर विशु राय चौधरी की, राजीव दीक्षित जी के कुछ समर्थकों की भी डिलीट हुई हैं, क्योंकि ये चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूं, ये पिक्चर अभी बाकी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक पिक्चर समझ लीजिए। और अभी हम पिक्चर के लगभग मध्य में पहुंचे हैं। अब क्या चल रहा है कि मैंने 17 अप्रैल को बता दिया था कि चाइना ने अपने लोगों का इलाज अपनी मेडिसिन से किया है, जिसमें अदरक, सौंफ, पुदीना जैसी चीजें थी। अब 8 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जैसे चाइना ने अपने लोगों को अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक किया, हम भी अपने लोगों को अपने यहां से ठीक करेंगे। चलो, देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार ने मान लिया। 19 के प्रति सारे दुनिया में एक प्रकार की जंग छिड़ी हुई है और उसके कारण सारी दुनिया तकलीफ में है। ऐसे में भारत में एक ऐतिहासिक काम शुरू हुआ है। भारत का आयुष मंत्रालय, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR, और इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर इनको ICMR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ
आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में हैं, उसके कारण हाई रिस्क हैं, उन सबके ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है, या इन दवाइयों का कोविड बीमारी के खिलाफ लड़ने में क्या योगदान हो सकता है। अब मैं आपको एक पूरी स्टोरी सुना रहा हूं। हमारी संस्था ने और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने, डॉक्टर बीएम हेगड़े ने, हमने क्या किया। मैंने इस शुरुआत करी थी सबसे पहले 25 मार्च 2020 को मैंने पीएमओ में पहला लेटर लिखा, फिर 26 को, 31 को फिर ट्वीट किया। उसके बाद मैंने 2 अप्रैल को फिर ट्वीट किया, फिर 3 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक मैंने भारत के हर राज्य की सरकारों को संपर्क किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू जी से पर्सनली मुलाकात करी। उसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक जी को गोवा में फोन पे 2 बार बात करी। उसके बाद आगे चलते रहे, हमने मेल करी, भारत सरकार ने टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स में सबको मेल करा कि हमारे पास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बनी दवाइयां मौजूद हैं, जिसको हम बहुत सारे पेशेंट पे यूज कर चुके हैं, हमें मौका दो, आयुर्वेद को मौका दो। फिर एक खुशी की किरण आई। 17 तारीख को भारत में पहली बार इस भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने आयुर्वेद को कुछ छूटों के साथ काम करने की मोहलत दी, जो 70 साल में पहली बार हुआ। उसके बाद 22 अप्रैल को मैं आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक जी से पर्सनली मिला अपनी टीम के डॉक्टरों के साथ। फिर 23 अप्रैल को मैंने CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च साइंसेज में जाके डॉक्टर दिमान से पर्सनली मीटिंग करी, उनकी पूरी टीम के साथ भी मीटिंग करी। इससे पहले 17 अप्रैल को ICMR में डॉक्टर YK गुप्ता से मीटिंग करी। अब आप बताओ कितना कुछ करते जा रहे हैं अभी हम। इसके बाद मैंने 27 तारीख को हरियाणा गवर्नमेंट, 28 तारीख को फिर CCRS, फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी को फिर ट्वीट करा कि हर्ड इम्यूनिटी पे काम शुरू कर दीजिए। इसके अलावा देश के बड़े बड़े चैनल्स को लेटर लिखे, उनको मेल करे, उनको ट्वीट करे कि डॉक्टर बीएम हेगड़े, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मुझे कुछ डॉक्टरों के साथ मिलने की इजाजत दें। हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, डाइट के बारे में, भारत कैसे इस कोरोना नाम के राक्षस से लड़ सकता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन अब प्रोसीजर ऐसा है, कानून ऐसे हैं जिसमें बदलाव होते होंगे। और एक बहुत खुशी की बात इस पिक्चर में है कि 7 मई को ऑफिशियली भारत सरकार ने 4 चीजों को आयुर्वेद की लोगों पर जांच करने की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी, जिसमें गिलोय, पिपली, आयु 64 जैसी चीजें शामिल हैं। अब आगे चलते हैं, इस पिक्चर में अगला स्टेप लेते हैं। 25 अप्रैल को दैनिक भास्कर और देश के बड़े बड़े चैनलों में न्यूज आई कि WHO के चीफ ने 2 महामारियां छुपाई थी। और जब WHO के चीफ डॉक्टर गैब्रेसिस इथियोपिया के अंदर 2012 से 2016 तक आपके वहां के विदेश मंत्री थे, तब चीन ने 90,000 करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट किया था। तो अब आपको खेल कुछ समझ आ रहा होगा कि चीन पहले से ही डॉक्टर गैब्रेसिस को 2012 से मदद कर रहा है। और 90,000 करोड़ रुपया इथियोपिया जैसे छोटे से देश के लिए चीन का इन्वेस्ट करना, यानी कि भविष्य में कोई बड़ा खेल खेलना है। आपको पता ही होगा डॉक्टर गैब्रेसिस WHO के जो अध्यक्ष बने वो चीन के और चीन के सहायक मित्रों की मदद से बने, जिनमें उत्तर कोरिया और चाइना मुख्य है। इन्होंने ही वोट दिलवा के उनको अध्यक्ष बनवाया गैब्रेसिस को। और डॉक्टर गैब्रेसिस जो WHO के हैं, इनके ऊपर अमेरिका के ट्रंप जी ने तो अब साफ साफ आरोप लगा दिए कि ये WHO नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान मैंने, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने, बीएम हेगड़े जी ने, हमने मांग करी भारत सरकार से कि हमें एक अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की छूट दे दो। हम भारत में एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि दुनिया को आयुर्वेद से खाना पीना ठीक करके, होम्योपैथी से ठीक करके हम साबित करना चाहते हैं।
अब इस स्टोरी में नए ट्विस्ट। 11 फरवरी को न्यूज आई थी कि चीन ने वैक्सीन बना ली। उसके बाद 3-4 दिन वो न्यूज चली, आप लोग खुश हुए। फिर एक गंदी खबर आ गई कि नहीं अभी तो सेकंड फेज पे है। अभी कुछ दिन पूर्व पीजीआई चंडीगढ़ की न्यूज आई, उन्होंने वैक्सीन बना ली, आप फिर खुश। और फिर 2-3 दिन न्यूज आ गई अभी थर्ड स्टेज में ट्रायल है। अभी 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी देश के अंदर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे और भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय से, तो वो भी चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये जो मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूं, इतने खुलासे कर पा रहा हूं, ये मोदी सरकार की वजह से ही हो पा रहा है, क्योंकि ये सरकार इजाजत देती है अपनी पूरी बात रखने का। भारत सरकार ने भी 21 अप्रैल को बोला था हम आयुर्वेद पे काम करेंगे, और 8 मई को एक लागू भी कर दिया, उसका गजट भी प्रकाशित हो गया। लेकिन अभी बहुत थोड़ा सा है, इतनी छोटी सी छूट हमारे काम की नहीं है। हाँ, 27 अप्रैल को मोदी जी ने मन की बात में बोला था और एक ट्वीट भी किया था, और वो ट्वीट आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने सीरियसली भी लिया है कि कैसे आयुर्वेद को हम साबित करें। सुनते हैं मोदी जी की बात। हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। बीच में खबर आई कि ये बिल गेट्स का और डॉक्टर फाउची का गेम है, और डॉक्टर फाउची जो आप जानते हो, बिल गेट्स को का नाम सबने सुन रखा है कि ये अरबों खरबों का खेल सिर्फ वैक्सीन के नाम पे है। न्यूज के अंदर आपको पता होगा सिर्फ कोरोना के केस दिखाते हैं कि इतने लोग हो गए, कभी भी ठीक हुए केस को कम करके क्यों नहीं दिखाते। अब मैं आपकी एक बहुत जरूरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब आपको देखोगे तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। भारत में ये कोरोना का खेल कब शुरू हुआ? मार्च में। तो पिछले साल मार्च का ही एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, पिछले साल मार्च में भारत में स्वाइन फ्लू का कहर था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखा रही है। क्या कह रही है बता देता हूं कि भारत में 25 राज्य स्वाइन फ्लू के नाम पे लड़ाई लड़ रहे थे। 21,000 मामले सामने आ चुके थे, 750 लोगों की मौत हो चुकी थी। और तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गुजरात में स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ था, और उन्होंने कई जगह पे स्वाइन फ्लू को फैलने से बचने की कोशिश करने के लोगों को उपाय बताए। तो ये तो 2019 की खबर हो गई। इससे पहले 2018 में यही फरवरी और यही मार्च, और इस टाइम पे डेंगू का खेल चल रहा था, उससे पिछले साल चिकनगुनिया का खेल चल रहा था। हर साल ये खेल क्यों चलता है? आपके मन में डर पैदा रखने के लिए, आपको अपना उपभोक्ता बनाए रखने के लिए। मैंने कुछ हजारों करोड़ की फिगर बताई थी ना अभी कि फलानी कंपनी इतने लाख करोड़ की, फलानी कंपनी इतने हजार करोड़ की। ये बहुत बड़ा गेम है। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं। ये एक न्यूज़पेपर है 2015 का मेरे हाथ में, कि हमारे देश के अंदर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके और यूरोपियन के वाल में 3 गुना का अंतर है। तो हमारा देश का IMA तो उनके रूल फॉलो करता है कि स्टंट कितना डलेगा, बाईपास सर्जरी कैसी होगी। तो आप सोचो, जब हमारे हार्ट की और वाल्व की दूरी 3 गुने का फर्क है, क्या प्रोटोकॉल हमारा अलग नहीं होना चाहिए? तो जितने लोग आज तक हार्ट की सर्जरी करा चुके हैं, जितने लोग आज तक हार्ट में स्टंट डला चुके हैं, सोचो उनके दिल पे क्या बीतेगी ये खबर देखकर। लेकिन इस खबर को किसी भी बड़े चैनल ने मुख्यतः रूप से नहीं दिखाया। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी कि अगर आप कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हो, घुटने का, कूल्हे का, लीवर का, तो आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है। अब आप ये बताओ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? ये मैं आपको एक वीडियो ना बना के एक पिक्चर दिखा रहा हूं कि देश में, विदेश में खेल कैसे खेला जाता है। और अब वो वक्त आ गया जब इस खेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ध्यान से सुनो। मेरे हाथ में 2015 की 2 अखबारें हैं।
इस अखबार में क्या लिखा हुआ है, पहले खबर ये आती है, ध्यान से मैं इस खबर के बारे में बताता हूं आपको, कि अमेरिका के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर कुछ दवाइयों के मूल्यों में कई गुना बढ़ोतरी हुई, यानी कि 20,000 गुना तक रेट बढ़ा दिए। जैसे एक दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट, ये एक सामान्य एंटीबायोटिक है, 3 रुपए की गोली थी 2013 में, 2014 में 245 की कर दी गई, 8200% रेट बढ़ गया। डाइगोक्सिन 7 रुपए की गोली थी, 72 रुपए की कर दी गई 2014 में। एल्ब्यूट्रेल सल्फेट 7 रुपए की गोली थी, 287 की कर दी गई। प्रोएक्स 25 रुपए की गोली थी 2013 में, 195 की कर दी गई 2014 में। ग्लाइकोप्लोरोएट 430 रुपए की गोली थी 2013 में, 8500 रुपए की कर दी गई 2014 में। ऐसी प्रावास्टेटिन सोडियम 3 रुपए की गोली थी और 26 रुपए की कर दी गई 2014 में। ऐसे ही जितने भी लोग शुगर की गोली, बीपी की गोली, थायराइड की गोली रोज खाते हैं, शुगर की गोली, बीपी की गोली 2015 से पहले भारत में 1 रुपए की, 1.5 रुपए की, 2 रुपए की होती थी। धीरे धीरे वो 3 की हुई, 4 की हुई, 8 की हुई, आज 10 रुपए की भी, 15 रुपए की भी, 25 रुपए की भी, 50 रुपए की गोली भी शुगर की, बीपी की, जोड़ों के दर्द की मिलती है। तो यही खेल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये न्यूज़पेपर क्या कहता है कि भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। आपको पता है पिछले 8-10 सालों में कोई भी नई एंटीबायोटिक बाजार में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि एक एंटीबायोटिक बनाने पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होता है। कम से कम 10 से 15 साल क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी है, उसके बाद ये एंटीबायोटिक बाजार में आते हैं। और कोई भी कंपनी अब इतना रिस्क नहीं लेती, क्योंकि पहले WHO के साथ मिलके अमेरिका ने, चाइना ने खेल लिए। अब विश्व एक ओपन बाजार है, अब कोई भी ला सकता है। अभी हम कुछ बातें देखते हैं कि हमारे दिमाग को हर तरफ से बांध दिया जाता है। जैसे चाइना में पहले वीडियोस आए थे, पीपी किट में कार के अंदर से लोगों को निकालते हैं, पीछे सायरन बज रहा है, उसको लेके हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी भी भारत में क्या हो रहा है, एक कोरोना का पेशेंट मिलता है, उसके पूरे घर को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, पोस्टर लगाते हैं। अभी भी डर चल रहा है। अब आप सोचोगे अगर ये इतना ही बड़ा कारोबार है तो क्या भारत की सरकार, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर्स, इसके अलावा बड़े बड़े अफसर इसमें शामिल है? नहीं, ये अब भारत में संभव नहीं है। पूर्व की सरकारों का तो हम कह सकते हैं। अब भारत की सरकार ने कितना अच्छा काम किया आयुर्वेदा को छूट देने का। अभी हम आयुर्वेदा की एक और मांग उठाने लगे हैं भारत सरकार के सामने कि जो इंजेक्ट करने वाले इंजेक्शन भी आयुर्वेद में बनते थे, उन पर बैन लगा दिया गया था एक षड्यंत्र के तहत, उनको भी खोल दिया जाए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी भी ये पिक्चर अभी आधी हुई है। अभी पिक्चर का एंड आप लोग डिसाइड करोगे। मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दूंगा कि कौन सा एंड आप चाहोगे। अभी हम लोगों को याद होगा एक पिक्चर आई थी वजीर, अमिताभ बच्चन की। उस वजीर में पूरा एक खेल चलता है और हम लोग खेल के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं आज एलोपैथी के। तो हम छोटे मोहरे हैं और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल, मिनिस्टर्स, ये बड़े मोहरे हैं। लेकिन किसके? WHO के, या बड़ी बड़ी लाखों करोड़ की जो कंपनियां खेल खेलने का सोच रही हैं। आज पूरे विश्व में 247 देश हैं, जिसमें रोज कोई ना कोई नया देश दावा करता है वैक्सीन बनाने का या दवाई का। जैसे अभी एक खबर आई 7 मई को कि इजराइल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना ली है, उस पर रिसर्च शुरू कर दी है और क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मांग रहा है। और साथ में क्या बोल रहा है कि पहले मैं इसको पेटेंट कराऊंगा, फिर बाजार में लॉन्च करूंगा। फिर ऐसे ही 2 मई को चीन ने भी दावा किया था कि मैंने वैक्सीन बना ली। जापान ने भी अभी 8 मई को बोला मैंने वैक्सीन बना ली। लेकिन चीन ने तो अपने पेशेंट TCM से ठीक किए थे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो कि उसने 24 मार्च को चाइना मेल में छापा था, मैंने भी वीडियो बनाया था। ऐसे ही 23 अप्रैल को PGI ने भी वैक्सीन का दावा किया था। आप एक चक्रव्यूह के अंदर हैं और कौन है? उपभोक्ता। आपकी जेब से क्या चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों को? पैसा। अब फिल्म जो चल रही है, इसके अब संभावित 3 एंड हो सकते हैं। क्या क्या एंड हो सकते हैं? पहला एंड क्या होगा कि कोई बड़ा देश वैक्सीन बना लेगा, उसका पेटेंट ले लेगा
भारत में 10-15 करोड़ पैसे वाले लोग उसको लगवा लेंगे और लाखों करोड़ उस कंपनी को दे बैठेंगे। पूरे विश्व की आबादी लगभग 800 करोड़ है, तो सोचो कितने लोग तो तैयार हो ही जाएंगे ना वैक्सीन लगवाने के लिए, तो लाखों अरबों करोड़ का खेल हो जाएगा। एक एंड तो ये है। दूसरा एंड ये हो सकता है कि कोई भी देश उसकी दवाई निकाल दे, पेटेंट करा के उसको लॉन्च कर दे। और जैसे शुरू में मीडिया चैनल सिर्फ पहले दिखाते थे आपको नंबर्स कि इतने पेशेंट ठीक हुए तो दिखाते नहीं थे, ठीक हुए अभी दिखाने शुरू करे 2-3 दिन से कि इतने पेशेंट। अब एक्टिव केस बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब पर्दा उठने का टाइम आ रहा है ना, अब दी एंड लाना है, क्योंकि खेल ज्यादा लंबा नहीं खेला जा सकता, मदारी को भी खेल खत्म करना पड़ता है। तो अब इस खेल को चलते हुए 5 महीने हो गए हैं, 5वें महीने में हम खड़े हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है 5वें और हद से 6ठे मंथ में इसका एंड हो जाएगा। एक एंड ये हो सकता है जो हम भारतीयों के फायदे का है कि हम सब भारतीय मिलके एलोपैथी की दवाइयां यूज करना ही बंद कर देते हैं। हम जब भी कोई छोटी मोटी बड़ी बीमारी होगी पहले आयुर्वेद में आएंगे, होम्योपैथी में आएंगे, तो उससे क्या होगा, भारत देश के अंदर हजारों करोड़ की कंपनियों की सेल घट जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, विदेशी कंपनियों को भारत बाजार नजर नहीं आएगा और इस खेल का पर्दा हम ही उठा सकते हैं अगर हम सारे भारतीय मिलके, जैसे पहले भारत सरकार पे दबाव बना के उसको सही जानकारी देके मैंने, मेरी टीम ने, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने, डॉक्टर BM हेगड़े जैसे लोगों ने, राजीव दीक्षित भाई की पूरी टीम ने तो बहुत बड़ा सहयोग किया इसके अंदर हमारी संस्था का, कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा वायरल करने में हमारी वीडियोस को मदद करी, जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंची कि कैसे आज लोग घरों में काढ़े बना के पी रहे हैं, आयुष का क्वाथ पी रहे हैं, हल्दी पी रहे हैं, इस तरह की चीजें खा रहे हैं। और एक और बात आपको बताता हूं कि देश में ये 2019 का 31 मार्च का अखबार है कि देश में क्लिनिकल ट्रायल से इतने लोगों की मौत हुई, और ये भी ट्रायल भी ना पूरे खुल के नहीं चल रहे, और ट्रायल में जब कोई मरता है ना तो उसको लाखों रुपए का मुआवजा मिलता है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रायल के लिए ऐसे देशों को चुनती हैं जो गरीब हैं, और भारत को पूरा विश्व ट्रायल के लिए क्यों चुनता है, क्योंकि भारत में हर तरह की दुनिया, हर तरह की आबादी है, हर तरह के लोग हैं। मतलब भारत एक ऐसा इकलौता देश है पूरे विश्व में जहां सारे मौसम हैं। विश्व के कई देशों में तो 3-4 मौसम है, यहां हर तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए यहां ट्रायल ज्यादा होते हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में टीबी का भी बहुत बड़ा कारोबार है, हजारों करोड़ों का कारोबार है टीबी का। ये न्यूज़पेपर दिखाता हूं मैं आपको, टीबी डे पर छपा था। भारत में 40% लोग गुप्त टीबी के पेशेंट हैं। अब कोविड-19 को इतना खतरनाक बताया गया, तो आप ये बताओ कोविड-19 की फैलने की दर क्या है? CDC के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों में फैलता है, लेकिन भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स की माने तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस 14 लोगों में फैलता है। और टीबी का कोर्स इतना खतरनाक है, जो करता है उससे पूछो रोता है वो। टीबी 2 तरह की, एक होती है नॉर्मल जिसका ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने चलता है, और एक होती है MDR जिसका ट्रीटमेंट लगभग 2 साल चलता है, और हजारों करोड़ का खेल है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि इस खेल के निर्माता तो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय देश और बड़े बड़े लाखों करोड़ के बजट्स, और देश के अंदर से पैसा लूटने की होड़। लेकिन इस वक्त भारत में जो सरकार है वो आयुर्वेद की समर्थक है, वो चाहती है देश का पैसा देश में रहे, वो चाहती है भारत के लोग आगे आए। मोदी जी ने खुद अपील करी भारत के युवाओं से कि आप आओ आयुर्वेद को प्रूव करो। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा आयुर्वेद तो प्रूवन है, तो भारत सरकार से गुजारिश है आप सब भारतीयों के माध्यम से कि हमें कोई ऐसी लैब, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा हॉस्पिटल क्लिनिकल ट्रायल के लिए और अपने रिसर्च करने के लिए उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर जब बनता है तो उसकी 30-40 हजार तनख्वाह होती है, वो अपनी नौकरी पूरी करे, अपनी तनख्वाह का पैसा निकाले या क्लिनिकल ट्रायल करे, तो नहीं संभव है। अभी भी जो भारत सरकार ने छूट दी है वो सरकारी रिसर्च सेंटर्स को दी है, सरकारी हॉस्पिटल को दी है, लेकिन वो डॉक्टर तो ट्रेडिशनल आयुर्वेद यूज करते हैं, तो हम पूरी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। मैं बोलता हूं प्राइवेट भारत की ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए, उनको आपको मदद करनी चाहिए, उनको आपको सहयोग देना चाहिए। तो मैं भी मांग कर रहा हूं कि हमें कोई 50, 100, 200 पेशेंट उपलब्ध कराए जाएं, हम आपको ठीक करके दिखाते हैं। हमारी पूरी टीम है, 150 डॉक्टर्स काम करते हैं, पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक हैं, 280 से अधिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां बेचते हैं हम। तो मैं तो पूरे भारत से अपील करूंगा
कि इस पिक्चर का एंड सबसे अच्छा आप ही कर सकते हो। कैसे? कि भारत में एलोपैथी का इस्तेमाल करना ही बंद कर दो, आयुर्वेद की शरण में आ जाओ। तो ऐसी पिक्चरें वरना हर 1-2 साल बाद, 10 साल बाद आती रहेंगी। कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी इबोला, कभी जीका, कभी मर्क, कभी सार्स, कभी कोव 1, कभी कोव 2। और चाइना और अमेरिका जैसे देश अमीर होते जाएंगे। आपको पता है ना चाइना ने कितनी धूर्तता करी। जो भी देश के शेयर बाजार डाउन गए, चाइना उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करने में लगा हुआ है। ये तो भला हो भारत सरकार में इस टाइम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इमीडिएट कानून बना के जितनी भी लोगों की सीमाएं, जितने भी देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं, वो डायरेक्ट बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मोदी जी को, अपने हर समर्थक को, भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों को, विश्वरूप जी के समर्थकों को, सबको दिल से धन्यवाद। पिछले 1.5 महीने में जो आपने सहयोग किया, जिसकी वजह से भारत सरकार आज आयुर्वेद को मंजूरी देने पर तैयार हुई। लेकिन आगे भी आपका सहयोग चाहिए, ताकि हमें और भी क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई ट्रायल हो तो डाइट बेस्ड प्रोटोकॉल होना भी जरूरी है। और एक ही तरीका दर्शकों आपको बोलना चाहूंगा बचाएगा, हर्ड इम्यूनिटी। आपकी अपनी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। तो देखा आपने कैसे कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे के पूरे देश ही लूट लेती हैं। मई 2020 में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो को जनहित के लिए पूरे भारत देश में फैलाइए। मैं भाई राजीव दीक्षित का एक छोटा सा समर्थक। जय हिंद, जय भारत।